हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, जो आज का हम लोग प्रश्न देखेंगे यह लुसेंट का यह पार्ट 4 हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग इससे पहले हम 3 पार्ट करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जरूर देखिए। तो दोस्तों, इसमें हम लोग 90 प्रश्न करेंगे, 90 विविध प्रश्न हैं जो कि यह सभी एग्जामों के लिए एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और सुपर टेट, अन्य एग्जाम जो होते हैं सीडीएस, यूपीएससी, यह सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो यह देखिए, सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। सबसे छोटा होता है हमारा बुध। अगर आपसे पूछेगा इवनिंग स्टार कौन सा है तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह। इवनिंग स्टार कौन सा होता है तो शुक्र ग्रह होता है, जो शाम का तारा भी कहा जाता है, सबसे चमकीला होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो यूरेनस जो ग्रह है यह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो यह 84 वर्ष लग जाता है यूरेनस को सूर्य का चक्कर लगाने में। तो यह यूरेनस को 84 वर्ष लग जाता है। यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण। ठीक, तो अरुण जो ग्रह है यह, आप लोग इसको याद है, अरुण जो ग्रह को एक चक्कर लगाने में पृथ्वी सूर्य का 84 वर्ष लग जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो यह शनि को जो चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लग जाता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आते हैं ऐसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में जो है 88 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं तो 88 तारामंडल हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौर मंडल का प्रधान जो होता है आकाशीय पिंड वह कौन है तो सूर्य है। सूर्य एक पिंड ऐसा जो सबका प्रधान है, यह सूर्य का ही सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे जो होता है के निर्माण में तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसमें जो नीफे होता है, नीफे इस तरह लिखा जाता है इंग्लिश में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो नी से निकिल हो जाता है, फे से फेरस। तो इसमें निकिल और फेरस की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है नीफे के निर्माण में। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट, ब्लू मून का तात्पर्य क्या है। ब्लू मून किसे कहते हैं तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ब्लू मून जो होता है पूनम का चांद जो होता है, पूर्णमासी का जो चांद होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है तो यह सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा होगा तो आप लोग इसको बताइएगा शुक्र को। ठीक ना, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र होता है। नेक्स्ट आगे, सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज किसने की तो कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। सौर विकिरण किस परास में दिखता है। जो सौर विकिरण है वह किस परास में दिखता है तो यह 400 से 700 न्यूटन नैनोमीटर में दिखता है। यह 400 से 500 नैनोमीटर में दिखता है। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो उसमें सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। तो सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी पर धरती पर पहुंचने में समय लगता है कितना तो 8 मिनट 50 सेकेंड लगता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर सेकेंड में पूछेगा तो आप लोग सीधे बताइएगा 500 सेकेंड होता है। तो 500 सेकेंड आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 500 सेकेंड लगता है आने में। कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो ये बुध और शुक्र जो ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो यह शुक्र होता है, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.5 दिन लग जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह सप्तऋषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है तो वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार यह गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन ग्रह लेता है? तो यह पृथ्वी जो है सबसे कम समय लगता है, 365.5 दिन लगता है, सबसे कम समय में अपना चक्कर लगाता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है? तो ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है? तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को ग्लोब पर स्थिति पाई जाती है विषुवत की। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो कौन सा शहर है जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो यह सिडनी है जो कि सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो वहां पे चंद्र ग्रहण होता है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से जाता है, इसको आप लोग है, तो यह प्रशांत महासागर से होकर जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे हम डेट लाइन भी कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच स्थित है। तो आर्कटिक जो क्षेत्र है और अंटार्कटिका महाद्वीप है जो, इसके निकट कौन सा द्वीप है तो यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। यह तो इसको आप लोग याद रखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है निकट स्थित। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है जो हमारा एशिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? जो अफगानिस्तान है वह किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो यह पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है एशिया भले बड़ा महाद्वीप है लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। होन्शु यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड है यह किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग है। किसका है? डेनमार्क का भाग है। आगे चलते हैं। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश है तो यह जापान है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। संगमरमर चट्टानें की किस श्रेणी में आती हैं? तो संगमरमर चट्टानें जो है किस श्रेणी में आती हैं? तो यह कायांतरित चट्टानें होती हैं जो संगमरमर चट्टान की श्रेणी में आती हैं, कायांतरित चट्टान। पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व हैं। तो पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो यह इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन है जो सबसे प्रचुर तत्व है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो जो महाद्वीप है वह कैसे अलग हुए? सब महाद्वीप तो विवर्तनीय क्रिया के कारण हुआ था, यह सब महाद्वीप अलग हुए थे। कोटा
किनाबालू किसका सर्वोच्च शिखर है? तो कोटा किनाबालू किसका सर्वोच्च शिखर है? तो यह मलेशिया का है, जो कि सर्वोच्च शिखर है मलेशिया का, कोटा किनाबालू। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा जो किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह काबुल और इस्लामाबाद है, जो अफगानिस्तान का देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। तो यह जो दो शहर हैं, अफगानिस्तान का काबुल और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा, और यह दो शहर जो हैं उससे जोड़ता है काबुल और इस्लामाबाद को। चलिए आगे चलते हैं। यूरोप में पी रंजित पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के से अलग हुआ है? इसमें से आप लोग को इस क्वेश्चन पे या लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी, यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आटाकामा है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। यह विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, आटाकामा मरुस्थल है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो यह पामीर का पठार है, जो विश्व की छत कहलाता है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है, चीन में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाए जाते हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाए जाते हैं? तो यह नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, जो उनमें पाए जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है, यह नवीन मोड़दार पर्वत में पाए जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोबी मरुस्थल यह चीन में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है महासागरीय भूकंप। जो महासागर में भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण है सुनामी, ठीक ना। सुनामी का मुख्य कारण है जो महासागरों में भूकंप आते हैं, उसके कारण सुनामी आती है। किलिमंजारो कैसा पर्वत है? किलिमंजारो कैसा पर्वत है? तो यह किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ज्वालामुखी पर्वत है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये भी क्या, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक। प्रसिद्ध नील नदी कहाँ बहती है? तो प्रसिद्ध जो नील नदी है वह मिस्र में बहती है, इजिप्ट में बहती है, मिस्र में। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र का वरदान भी इस नदी को कहा जाता है। किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यह किस देश में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे जो आरक्षित वन क्षेत्र है सबसे अधिक है। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो इस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो यह कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? तो भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? तो यह केरल में साइलेंट वैली अवस्थित है। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो यह 11 दिसंबर 1946
को चुना गया और उसी समय यह संविधान सभा के अस्थाई कौन से अस्थाई अध्यक्ष बने। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो कौन थे अस्थाई अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया, तो यह 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर को 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब इससे निर्माण कर लिया गया संविधान को, अभी इसको लागू नहीं किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को यह बन के तैयार हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, जो कि सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जो BN राव थे यह संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो देखिए वहाँ पे क्या था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू पूछेगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो और वहाँ पे क्या अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रीय शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है कोई विधायिका नहीं है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो लद्दाख की जो है कि कोई भी विधायिका नहीं है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई। तो आपको बताना है, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची शामिल की गई। तो यह 8वीं जो भाषाओं की सूची थी इसमें शामिल की गई थी। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, तो यह भाषा के आधार पर 1956 में हुआ था। ठीक ना, 1956 में यह भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था। ठीक, और इस क्वेश्चन को भी बताइए कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बटा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की किस रूप में घोषित किया गया। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है में वो भारत के किस रूप में घोषित किया गया, तो वह घोषित किया गया था एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। जो कि प्रस्तावना जो था भारतीय संविधान का, इसमें यह लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह जो संविधान का प्रस्तावना है उसे इस संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख मिलता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो यह हिंद महासागर में बनती है, हिंद महासागर में। आगे चलते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो यह ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 के गदर के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जब 1857 का गदर हुआ था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, तो यह नर्मदा नदी है, जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल नदी के बीच में बहती है। आगे चलते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए मैग्नीज के स्थान में भारत का दूसरा स्थान है,
पूछ रहा है कि पहला स्थान किसका है, तो आप लोग बताइएगा रूसी संघ जो है रूस, वह इसका पहला स्थान है रूसी संघ का। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह अमेरिका है जो कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो यह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उस पर ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है सब पे, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, तो बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, तो यह असम का है जो कि लोकप्रिय उत्सव है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो 10 वर्ष के बाद जो होता है राष्ट्रीय जनगणना होता है, तो इसको आप लोग भी जानते रहिएगा। तो 10 वर्ष बाद होता है राष्ट्रीय जनगणना। नेक्स्ट आगे, ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो यह डेयरी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो यह दोमट मिट्टी है जो धान की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, तो यह 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद जो पुस्तक है उससे गायत्री मंत्र लिखा गया है, उसमें लिखा गया है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है यह 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है जो यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आगे चलते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो जो मादा जनन होता है वो उससे किसका हार्मोन का स्राव, किस हार्मोन का स्राव होता है, रिलैक्सिन का होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है, तो यह टाइलिन है जो कि लार में पाया जाता है। आगे चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, तो मनुष्य के सबसे जो बाहरी झिल्ली होती है तो उससे कहा जाता है ड्यूरामीटर कहा जाता है। मनुष्य के सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है ड्यूरामीटर कहलाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो यह इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सियोकाइट्स। क्या कहा जाता है, सियोकाइट्स कहा जाता है जो छाया में पनपते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों यह आज का 90 प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना है।